पॉकेट जीके यानी खान सर का जो बुक है पॉकेट जीके सामान्य ज्ञान, उसका हम लोग रसायन विज्ञान का फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर एक ही बार में क्लियर करेंगे। फर्स्ट है परिचय, दूसरा है द्रव्य उसकी प्रकृति के बारे में। ठीक है, पहला देख लेते हैं। पहला है परिचय। ठीक, यानी विज्ञान की वह शाखा जिसमें पदार्थों के भौतिक एवं रासायनिक गुणों, संघटन, संरचना तथा उनके मध्य होने वाली अंतक्रिया एवं उनके परिणामों का अध्ययन किया जाता है, रसायन विज्ञान कहलाती है। अब रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री शब्द से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है काला रंग। रसायन विज्ञान के जनक लेवोसियर हैं। लेवोसियर ने 1778 में ऑक्सीजन तथा वर्ष 1783 में हाइड्रोजन की पहचान एवं नामकरण किया था। अब है द्रव्यमान एवं उनकी प्रकृति, सेकेंड चैप्टर। ठीक, अब ये पूरा हम लोग अभी क्लियर करेंगे। अब है द्रव्य, यानी वे सभी वस्तुएं जो स्थान घेरती हो तथा जिनमें द्रव्यमान तथा भार विद्यमान हो, द्रव्य कहलाती है। ब्रह्मांड की समस्त दृश्यमान वस्तु द्रव्य है, जिसका द्रव्यमान सदैव निश्चित रहता है। इसे न तो निर्मित और न ही नष्ट किया जा सकता है। ऊर्जा प्रकाश का एक ध्वनि द्रव्य नहीं है। ऊर्जा प्रकाश एवं ध्वनि द्रव्य नहीं है। ठीक है, अब द्रव्यों का वर्गीकरण के बारे में जानेंगे। द्रव्यों का वर्गीकरण, द्रव्य यानी भौतिक वर्गीकरण और रासायनिक वर्गीकरण। भौतिक वर्गीकरण ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा, बीईसी होता है। ठीक है, रासायनिक वर्गीकरण शुद्ध द्रव और मिश्रित द्रव। शुद्ध द्रव को दो भागों में बांटा गया, तत्व और यौगिक। तत्व को तीन भागों में बांटा गया, धात्विक, अधात्विक और उपधात्विक। ठीक है, और वहीं यौगिक को दो भागों में बांटा गया, कार्बनिक और अकार्बनिक में। और मिश्रण को दो भागों में बांटा गया, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। ठीक है, चलिए अब इस सब का पूरा विस्तार से देखेंगे। ठीक है, अब भौतिक आधार पर पहला है ठोस अवस्था यानी सॉलिड स्टेट। इस अवस्था में वस्तु का आकार एवं आयतन निश्चित तथा अणुओं के मध्य दृढ़ बंध होते हैं। इनमें नगण्य संपीड़ितता का गुण पाया जाता है। अणुओं के मध्य कम अंतर आणविक क्षेत्र के कारण आकर्षण बल अधिक व घनत्व उच्च होते हैं, जैसे पत्थर, लकड़ी, कांच आदि होते हैं। ठीक है, अब है द्रव अवस्था लिक्विड स्टेट। इस अवस्था में वस्तु का आकार अनिश्चित किंतु आयतन निश्चित होता है। अब इनमें अधिक अंतरा आणविक क्षेत्र के कारण अणुओं के मध्य आकर्षण बल ठोस वस्तु की अपेक्षा कम होता है। ये पात्र में अनुरूप आकार ग्रहण करते हैं। अब उदाहरण है जल, दूध, तेल आदि। अब है गैस अवस्था। क्या है? गैसीय अवस्था, यानी गैसीय अवस्था में वस्तु का आकार एवं आयतन दोनों ही अनिश्चित होते हैं। ये पात्रानुरूप आकार ग्रहण कर लेते हैं। वे इनमें अंतराण्विक बल तथा आकर्षण बल अत्यंत क्षीण होते हैं। उदाहरण ऑक्सीजन आदि होते हैं। अब जल, गंधक व फास्फोरस तीनों अवस्थाओं में पाए जाते हैं, जबकि कपूर, नौसादर तथा आयोडीन ठोस से सीधे गैस अवस्था में रूपांतरित होने का गुण रखते हैं। अब प्लाज्मा अवस्था, यानी द्रव गैसों की वह अवस्था जिसमें उच्च ताप पर परमाणु आयनित रहते हैं। इनमें धनावेशी तथा ऋणावेशी आयनों की संख्या बराबर होती है। ये अवस्था विद्युत की सुचालक एवं चुंबक क्षेत्र से अत्यधिक प्रभावित होते हैं। ठीक है, अब देखेंगे बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट जो है बीईसी, भारतीय वैज्ञानिक सत्येंद्र नाथ बोस ने 1920 में कुछ गणनाएं करके पदार्थों की पांचवी अवस्था की खोज की। फिर अल्बर्ट आइंस्टीन ने इसे बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट नाम दिया। इस अवस्था में किसी गैस को परम शून्य ताप ओके अथवा -273.15 केल्विन पर ठंडा करने पर परमाणुओं की मुक्त ऊर्जा समाप्त हो जाती है एवं संयुक्त होकर परमाणु का रूप दृष्टिगत होने लगते हैं। अब है द्रव्य की भौतिक अवस्था में परिवर्तन। ताप, दाब तथा ऊर्जा के मध्य से बाह्य बलों के प्रभाव द्वारा द्रव्य की अवस्था में परिवर्तन किया जा सकता है।
जो निम्नवत है। अब है गलन। गलन यानी किसी पदार्थ का ठोस से द्रव अवस्था में परिवर्तन। जिस ताप बिंदु पर गलन प्रक्रिया होती है वह पदार्थ का गलनांक बिंदु कहलाता है। अब है वाष्पीकरण। अब वाष्पीकरण के बारे में देखेंगे। वाष्पीकरण यानी किसी पदार्थ का द्रव से गैसीय अवस्था में परिवर्तन। जिस ताप पर द्रव उबलता है, भाप में परिवर्तन होता है, वह उस द्रव का क्वथनांक बिंदु कहलाता है। जैसे अगर ठोस का गलन द्रव में किया जाए, द्रव से वाष्पीकरण, अगर ठोस को गलन किया जाए तो द्रव बनेगा, और द्रव को वाष्पीकरण किया जाए तो गैस बनेगा। ठीक है। अब है अगर गैस को संघनन किया जाए तो द्रव बनेगा। ठीक है। और द्रव को हिमनीकरण जमना जिसे किया जाए तो क्या बन जाएगा? ठोस बन जाएगा। ठीक है। अगर गैस को निक्षेपित किया जाता है तो ठोस बनता है, और ठोस को ऊर्ध्वपातन किया जाता है तो गैस बनता है। ठीक है। अब है संघनन, कंडेंसेशन यानी गैसीय अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तन। ये वाष्पीकरण की विपरीत प्रतिक्रिया है। अब है हिमीकरण, जमना यानी द्रव अवस्था से ठोस अवस्था में परिवर्तन। ताप जिस द्रव पर जमने लगता है वह हिमांक कहलाता है। अब है ऊर्ध्वपातन के बारे में देखते हैं। ऊर्ध्वपातन यानी किसी द्रव का ठोस अवस्था से सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तन हो जाना। जैसे कपूर का जलना क्या हो जाएगा? ऊर्ध्वपातन होता है। अब है निक्षेपण यानी किसी द्रव का गैसीय अवस्था से बिना द्रव अवस्था में आए ठोस अवस्था में परिवर्तन हो जाना निक्षेपण कहलाता है। अब रासायनिक आधार पर यानी शुद्ध द्रव पदार्थ यानी ऐसे पदार्थ जिनमें मौजूद कणों की एक निश्चित रासायनिक संरचना होती है, शुद्ध द्रव या शुद्ध पदार्थ कहलाते हैं। जैसे लोहा, नमक आदि। अब है तत्व, पदार्थ का सरलतम रूप जो समान प्रकार के परमाणुओं से निर्मित होता है। इनमें प्रत्येक परमाणु का नाभिकीय आवेश समान होता है। अब है खोज, A.L. लाइबोजियर जो कि 1743 से 94 ईस्वी तक खोज किया था। अब है तत्व शब्द का सबसे पहले प्रयोग रॉबर्ट बोयल ने किया था। जैसे लोहा, तांबा, एल्युमिनियम, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सोडियम, कार्बन, ग्रेफाइट, हीरा, प्लेटिनम, सोना, चांदी, टंगस्टन, यूरेनियम, ये सब तत्व है। नोट देखते हैं। अभी तक 118 तत्वों की खोज हो चुकी है, जिनमें 92 तत्व प्राकृतिक में पाए जाते हैं, शेष मानव द्वारा संश्लेषित किए गए हैं। अब है तत्वों के मुख्यतः 3 श्रेणियों में विभक्त किया जाता है। जैसे धातु, अधातु और उपधातु। धातु यानी ठोस अवस्था में पाए जाने वाले ऐसे तत्व जो चालकता, तन्यता, सुघट्यता, आघातवर्धनीयता आदि गुण प्रदर्शित करते हैं, धातु कहलाते हैं। पारा इनका अपवाद है, जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। ये अम्लों से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस विस्थापित करती है। विभिन्न धातुएं आपस में मिलकर विष धातुओं का निर्माण करती है, जैसे फेरस, कॉपर इत्यादि। अब है अधातु यानी धातुओं के विपरीत गुण रखने वाले भंगुर प्रकृति के तत्व अधातु कहलाते हैं। ये विद्युत के कुछ अलग होते हैं, जैसे नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस इत्यादि। अब आते हैं उपधातु के बारे में देखते हैं। उपधातु यानी जो तत्व धातु एवं धातु दोनों के गुण रखते हैं, जैसे जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, ये धातु और अधातु दोनों के गुण रखते हैं। पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले तत्व ऑक्सीजन सबसे अधिक, सिलिकॉन, एल्युमिनियम, फेरियम, कैल्शियम और सोडियम। पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले धातु एल्युमिनियम सबसे अधिक, उसके बाद फेरियम, उसके बाद कैल्शियम, उसके बाद सोडियम। अब इस शरीर में पाए जाने वाले सबसे अधिक तत्वों का क्रम ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और कैल्शियम पाया जाता है। शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला धातु तत्व कौन है? कैल्शियम है। अब है शरीर में सबसे कम मात्रा में पाए जाने वाला धातु तत्व कौन है? मैग्नीज है। यौगिक यानी 2 या 2 से अधिक तत्वों के एक निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग से निर्मित इकाई यौगिक कहलाते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं,
अब है कार्बनिक यौगिक, यानी कार्बन हाइड्रोजन के व्युत्पन्न इस श्रेणी में आते हैं। अब आते हैं अकार्बनिक यौगिक। अकार्बनिक यौगिक हाइड्रोकार्बन के अतिरिक्त सभी यौगिक जैसे जल एवं यौगिक हैं जो दो हाइड्रोजन के परमाणुओं तथा एक ऑक्सीजन परमाणु से मिलकर बना होता है। जैसे H+O+H बनता है, H2O बनता है। जल के प्रत्येक अणु में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के परमाणुओं का अनुपात सदैव 2:1 में होता है। भार भाई द्रव्यमान संख्या के आधार पर यह अनुपात 1:8 में होता है। H2O 2:16 में होता है और 1:8 हो जाता है। अब है एक हाइड्रोजन का भार, फिर से देखते हैं। एक हाइड्रोजन का भार 1 ग्राम और दो हाइड्रोजन का भार 2 ग्राम होता है। एक ऑक्सीजन का भार 16 ग्राम होता है। यौगिक के अवयवी गुण भिन्न होते हैं। जैसे H2O का निर्माण H और O के मिलने से होता है। H का गुण कि वह एक ईंधन है, जबकि ऑक्सीजन O जलने में सहायक होता है, परंतु इनमें मिलने से बना हुआ यौगिक H2O आग बुझाने में सहायक होता है। अब यौगिक के उदाहरण जानते हैं। साधारण नमक NaCl, जल H2O, चीनी C11H22, ग्लूकोज C6H12O6 होता है। लाल दवा KMnO4 होता है। काला चूना CaO कैल्शियम ऑक्साइड होता है। फिटकिरी K2SO4 Al2SO4 24H2 होता है। नौसादर NH4Cl होता है। चूना पत्थर CaCO3 होता है। संगमरमर CaCO3 होता है। बुझा हुआ चूना CaOH होता है। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 होता है। मीथेन CH4, जिप्सम CSO4 2H2O होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस CSO4 हाफ H2O होता है। नीलत होता है CuSO4 5H2O होता है। अब है मिश्रण, यानी 2 या 2 से अधिक तत्वों अथवा यौगिकों को बिना किसी निश्चित अनुपात में मिलाया जाता है तो उसे मिश्रण कहा जाता है। मिश्रण के अवयवी पदार्थों के गुण विद्यमान रहते हैं और इन्हें भौतिक विधियों द्वारा पृथक किया जा सकता है। अब उदाहरण, ठोस का मिश्रण सीमेंट पीतल। अब है ठोस का द्रव्य मिश्रण, यानी चीनी विलयन, नमक विलयन, समुद्री जल, शरबत, द्रव मिश्रण, दूध व जल का मिश्रण। अब है अल्कोहल। अब द्रव गैस का मिश्रण, यानी सोडा वाटर, जल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। अब आगे देखते हैं। अब है गैस का मिश्रण, कोल गैस यानी H2 + CH4 + CO + CO2 जो कि प्रोड्यूसर गैस, N2 + CO वाटर गैस, भाप अंगार गैस, H2 + CO, LPG यानी ब्यूटेन व प्रोपेन का मिश्रण है। अब ये ठोस गैस का मिश्रण, धुआं, कार्बन प्लस वायु होता है। अब आगे देखते हैं। अब एक गैस ठोस द्रव मिश्रण होता है, कोका कोला, लेमोनेड आदि होता है। अब है वायु, N2 + O2 + CO2, H2O, वाष्प, आर्गन इत्यादि होता है। इत्पात होता है Fe + C + Mg + Cr इत्यादि होता है। अब मिश्रण के प्रकार, यानी प्रायः 2 प्रकार के होते हैं। समांगी मिश्रण, ऐसे मिश्रण जिनमें अवयवी कणों को अलग अलग नहीं किया जा सकता तथा जिसके प्रत्येक भाग के सभी गुण एक समान होते हैं, उसे समांगी मिश्रण कहते हैं। जैसे चीनी का जल में विलयन, नमक का जल में विलयन आदि होता है। अब विषमांगी मिश्रण के बारे में जानते हैं। विषमांगी मिश्रण, ठीक, यानी ऐसे मिश्रण जिनमें अवयवी कणों के अलग अलग देखा जा सकता है तथा जिसके प्रत्येक भाग के सभी गुण एक समान नहीं होते हैं, उसे विषमांगी मिश्रण कहते हैं। जैसे जल व तेल का मिश्रण, रेत व जल का मिश्रण इत्यादि। अब विलयन के बारे में जानते हैं। विलयन, ठीक, विलयन 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहा जाता है। विलयन विलायक और विलेय पदार्थों से मिलकर बना होता है। अब उदाहरण है, पानी में नमक को मिलाने पर विलयन प्राप्त होता है। यहाँ पानी विलायक और नमक विलेय कहलाता है। विलयन का निर्माण विलेय तथा विलायक से होता है। अब विलायक, विलयन का वह घटक जिसकी मात्रा दूसरे से अधिक होती है, जो दूसरे घटक को
विलयन में मिलाता है उसे विलायक कहते हैं। अब विलेय है, विलयन का वह घटक जो प्रायः कम मात्रा में होता है जो कि विलायक में घुला होता है उसे विलेय कहते हैं। अब विलयन के गुण। विलयन के कणों का आकार 1 नैनोमीटर यानी 10⁻⁷ सेंटीमीटर से 10⁻⁹ मीटर से कम होता है। छानने की विधि द्वारा विलेय के कणों को विलयन में से पृथक नहीं किया जा सकता है। अब विलयन को शांत छोड़ देने पर भी विलेय के कण नीचे नहीं बैठते हैं। अब अर्थात विलयन अस्थायी है। विलयन एक समांगी मिश्रण है। अब विलयन के कण टिंडल प्रभाव नहीं दर्शाते हैं। विलयन के कण ब्राउनी गति नहीं दर्शाते हैं। विलयन के कण शांत छोड़ने पर नीचे नहीं बैठते, अर्थात उस पर गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव नहीं होता है, अर्थात विलयन अस्थायी होते हैं। अब विलेय की मात्रा के आधार पर विलयन के प्रकार। अब सांद्र विलयन, वह विलयन जिसमें विलेय की अधिक मात्रा विलायक में घुली हो सांद्र विलयन कहलाता है। अब तनु विलयन, वह विलयन जिसमें विलेय पदार्थ की मात्रा विलायक की तुलना में बहुत कम घुली हो तनु विलयन कहलाती है। अब असंतृप्त विलयन, ऐसा विलयन जिसमें उसी ताप पर विलेय पदार्थ को और अधिक मात्रा में घोला जा सकता हो असंतृप्त विलयन कहलाता है। अब देखते हैं संतृप्त विलयन। संतृप्त विलयन यानी किसी विलेय पदार्थ की वह अधिकतम मात्रा जो निश्चित ताप पर 100 ग्राम विलायक में घुली जा सके विलेय पदार्थ की विलेयता कहलाती है। इस प्रकार प्राप्त विलेय को संतृप्त विलयन कहते हैं। अब है असंतृप्त विलयन। अब वह विलयन जिसमें एक निश्चित ताप पर उस विलयन की संतृप्त अवस्था के लिए आवश्यक मात्रा में अधिक मात्रा में विलेय पदार्थ उपस्थित हो असंतृप्त विलयन कहलाता है। यह विलयन मित अस्थायी विलयन होता है। अब आते हैं विलेयता के बारे में जानते हैं। विलेयता यानी निश्चित ताप और दाब पर 100 ग्राम विलायक में घुलन वाले विलेय की अधिकतम मात्रा को उस विलेय की विलायक में विलेयता कहते हैं। विलेयता होता है विलेयता की मात्रा बटा विलायक की मात्रा गुने 100 होता है। अब ठोस पदार्थों की विलेयता द्रव या गैस में ताप बढ़ने से सामान्यतः बढ़ती है। अब गैसों की विलेयता द्रव या ठोस में ताप बढ़ने से घटती है। दाब बढ़ाने पर गैसों की विलेयता बढ़ती है। अब विलयन के प्रकार, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। ठीक, अब देखते हैं ठोस विलयन, द्रव विलयन और गैसीय विलयन। ठोस विलयन, यदि किसी विलयन में प्रयुक्त विलायक ठोस पदार्थ हो तो इसे ठोस विलयन कहा जाता है। ठोस विलयन में से ठोस द्रव गैस विलेय घोला जा सकता है। उदाहरण है ठोस विलयक विलेय, यानी तांबा, टीन और एल्युमिनियम जो कि ठोस बन जाता है। सोना, पारा द्रव मिलाया जाता है। प्लेडियम में हाइड्रोजन गैस मिलाया जाता है। अब है द्रव विलयन, यदि किसी विलयन में प्रयुक्त विलायक तरल पदार्थ हो तो इसे द्रव विलयन का कहा जाता है। द्रव विलयन में लगभग सभी गैसें द्रव तथा ठोस विलेय घोले जा सकते हैं। द्रव विलयन और विलेय, यानी जल को चीनी मिलाया जाता है ठोस हो जाता है जल, इथेनॉल मिलाया जाता है द्रव बन जाता है जल, यानी ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है। अब है गैसीय विलयन, यदि किसी विलयन में प्रयुक्त विलायक गैस हो तो वह विलयन गैसीय विलयन कहलाती है। गैसीय विलयन में कुछ निश्चित दशाओं में केवल गैसें ही घोली जा सकती है। उदाहरण है वायु गैसीय विलयन का सर्वप्रथम उदाहरण है जिसमें नाइट्रोजन गैस 78% विलायक की भूमिका में होती है।
तथा ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प आदि गैसें विलय के रूप में होते हैं। अब है बिलियन बिलियन की सांद्रता। अब है किसी विलायक की इकाई मात्रा द्रव्यमान आयतन में उपस्थित विलेय पदार्थ की मात्रा को बिलियन की सांद्रता कहते हैं। बिलियन की सांद्रता को निम्न 3 विधियों से मापा जा सकता है। अब है द्रव्यमान, बिलियन के द्रव्यमान प्रतिशत। अब है विलेय पदार्थ का द्रव्यमान, बिलियन का द्रव्यमान गुने 100, विलेय पदार्थ का द्रव्यमान गुने 100 बटा बिलियन का द्रव्यमान। अब है द्रव्यमान, द्रव्यमान बिलियन के आयतन प्रतिशत बराबर विलेय पदार्थ का द्रव्यमान बटा बिलियन का आयतन गुने 100 होता है। अब है बिलियन के आयतन प्रतिशत, यानी विलेय का आयतन बटा बिलियन का आयतन गुने 100। अब है निलंबन के बारे में जानते हैं। ऐसे विषमांगी मिश्रण जिसमें विलेय पदार्थ के कण विलायक में घुले नहीं है बल्कि माध्यम की समष्टि में निलंबित रहते हैं, निलंबन कहलाता है। अब निलंबन के गुण, यह एक विषमांगी मिश्रण है। निलंबन के कणों का आकार 10⁻⁵ सेंटीमीटर से अधिक होता है, अतः ये कण आँखों से देखे जा सकते हैं। ये निलंबित कण प्रकाश किरणों को फैला देते हैं जिससे उसका मार्ग दृष्टिगोचर हो जाता है, अतः ये टिंडल प्रभाव दर्शाता है। यह ब्राउनी गति दर्शाता है। जब इसे शांत छोड़ देते हैं तब ये कण नीचे की ओर बैठ जाते हैं, अर्थात निलंबन अस्थायी होता है। छानन विधि द्वारा इन कणों को मिश्रण से पृथक किया जा सकता है। उदाहरण है पानी में रेत, नदी का गंदा पानी, वायु में धुआं। ठीक है, ये सब हो गया उदाहरण। अब है कोलाइडी विलयन के बारे में जानते हैं। ऐसा विलयन जिसमें विलेय के कणों का आकार 10⁻⁵ से 10⁻⁷ सेंटीमीटर, यानी 10⁻⁷ से लेकर 10⁻⁹ मीटर के मध्य होता है, तो इस प्रकार के विलयनों को कोलाइडी विलयन कहा जाता है। कोलाइडी विलयन विषमांगी प्रकृति के होते हैं एवं इन्हें सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा जा सकता है। अब कोलाइडी के गुण देखते हैं। कोलाइड एक विषमांगी मिश्रण है। कोलाइड के कण इतने बड़े होते हैं कि वे प्रकाश को फैला देते हैं, जिससे प्रकाश का मार्ग दृष्टिगोचर हो जाता है, अतः इसे टिंडल प्रभाव को दर्शाता है। अब एक कोलाइडी विलयन को शांत छोड़ देने पर इसके कण तल पर नहीं बैठते हैं, अर्थात ये अस्थायी होते हैं। अब एक कोलाइडी कण विलयन में लगातार इधर उधर गति करते हैं, अर्थात यह ब्राउनी गति दर्शाते हैं। कोलाइड के कणों को छानन विधि द्वारा पृथक नहीं किया जा सकता है, परंतु एक विशेष विधि अपकेंद्रीकरण तकनीक द्वारा इन्हें पृथक किया जा सकता है। अब है उदाहरण। अब है दूध, दही, धुआं, कोहरा, मानव रक्त जैसे आदि कोलाइडी विलयन के उदाहरण है। धुआं, पानी में स्टार्च का घोल, पानी में अपमार्जक आदि होता है। कोलाइडी विलयन की 2 प्रावस्थाएं होती है। अब है परिक्षिप्त प्रावस्था, यानी विलेय के कणों की अवस्था को परिक्षिप्त प्रावस्था कहते हैं। अपरिक्षिप्त माध्यम, यानी विलयन के कणों की अवस्था को परिक्षिप्त प्रावस्था कहा जाता है। अब देखते हैं कोलाइडी विलयन का वर्गीकरण। कोलाइडी विलयन का वर्गीकरण, यानी कोलाइडी विलयन का स्वरूप, परिक्षेपण माध्यम, परिक्षेपण अवस्था और उदाहरण। ठीक, फोम, झाग, फेन जो कि द्रव होता है परिक्षेपण माध्यम, और इस परिक्षेपित माध्यम कैसा हो जाएगा, गैस बन जाएगा। ठोस झाग का जो परिक्षेपक माध्यम होगा ठोस होगा, और परिक्षेपित अवस्था क्या हो जाएगी, गैस बन जाएगी। एरोसोल जो होता है परिक्षेपित माध्यम क्या हो जाएगा, गैस होगा, और परिक्षेप अवस्था क्या हो जाएगा, द्रव होगा। पायस जो होता है परिक्षेपण माध्यम द्रव होगा और परिक्षेप अवस्था द्रव होगा। जेल जो होता है परिक्षेपण माध्यम
ठोस होगा और परिक्षेपण अवस्था द्रव होगा। अब ठोस एरोसॉल जो होता है परिक्षेपण माध्यम गैस होता है और परिक्षेपित अवस्था क्या हो जाएगी, ठोस रहेगा। अब सॉल जो परिक्षेपित माध्यम क्या होगा, द्रव होगा और परिक्षेपित अवस्था क्या हो जाएगी, ठोस हो जाएगा। अब ठोस सॉल यानी परिक्षेपण माध्यम क्या हो जाएगा, ठोस हो जाएगा और परिक्षेपित अवस्था क्या हो जाएगी, ठोस रहेगा। और फेम या झाग का उदाहरण है साबुन का झाग, शेविंग क्रीम, सोडा वाटर आदि होता है। अब ठोस झाग जो होता है केक, ब्रेड, फ्यूमस, पत्थर आदि होता है। अब एरोसोल जो होता है धुआं, कोहरा, बादल आदि होता है। पायस जो होता है दूध, क्रीम, मक्खन, जल में तेल आदि में होता है। जेल जो होता है दही, चीज, जेली, जूतों की पॉलिश आदि में जेल का प्रयोग किया जाता है। ठोस एरोसोल यानी धुआं, धूल आदि में ठोस एरोसोल का प्रयोग किया जाता है। अब साल यानी साल में रंग, पेंट, कोशिका, तरल, स्याही आदि का प्रयोग किया जाता है। ठोस सॉल का प्रयोग यानी मिश्र धातुएं, रंगीन कांच, रत्न, मणिक पत्थर आदि में ठोस सॉल का प्रयोग किया जाता है। अब देखते हैं टिंडल प्रभाव क्या है। टिंडल प्रभाव यानी टिंडल प्रभाव कोलाइडिक कणों द्वारा प्रकाश के प्रक्षेपण से संबंधित तथ्य जिसके कारण अंधेरे में भी प्रकाश पथ दृश्य होता है, टिंडल प्रभाव कहलाता है। टिंडल शंकु, कोलाइडी विलयन। अब ब्राउनी गति यानी कोलाइडी कणों की टेढ़ी मेढ़ी सभी दिशाओं में गति को ब्राउनी गति कहते हैं। ताप बढ़ाने पर ब्राउनी गति बढ़ जाती है। पायस ये द्रव कोलाइडी माध्यम है। जब दो अभिक्षणीय द्रवों के आपस में मिलाया जाता है तो पायस प्राप्त होता है, जैसे दूध, पेंट, साबुन का घोल, ये सब पायस है। अब देखते हैं मिश्रण के अवयवों के पृथक्करण की विधियाँ। अब है क्रिस्टलीकरण। अब है किसी अशुद्ध ठोस मिश्रण को उचित विलायक में घोलकर अथवा गर्म करके छान लेते हैं। इससे अशुद्धियाँ विलयन में रह जाती है तथा शुद्ध पदार्थ रवेदार रूप में पृथक हो जाता है। उदाहरण समुद्री जल से नमक निर्माण। अब है आसवन यानी मिश्रण में उपस्थित विभिन्न क्वथनांकों वाले द्रव्यों की आसवन विधि से पृथक करते हैं, जिसमें निम्न क्वथनांक वाले द्रव शीघ्र वाष्पित होते हैं तथा उच्च क्वथनांक वाले कुछ देरी से इन्हें अलग अलग संघनित कर शुद्ध पदार्थ द्रव प्राप्त किया जाता है। ये दो प्रकार से संपन्न होता है। अब प्रभाजी आसवन। इस विधि द्वारा कम क्वथनांक अंतर वाले द्रव्यों का पृथक्करण किया जाता है। उदाहरण है भूगर्भ से निकले कच्चे तेल से पेट्रोलियम, डीजल, मिट्टी का तेल आदि पृथक करना होता है। अब है भाप आसवन यानी ऐसे कार्बनिक पदार्थ जो जल में अघुलनशील हो परंतु भाप के साथ वाष्पशील होते हैं, भाप आसवन द्वारा उनका शुद्धिकरण किया जाता है। अब है ऊर्ध्वपातन यानी किसी मिश्रण से ऐसे पदार्थ का पृथक्करण कर लिया जाता है जो ठोस से सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तित होते हैं। ये क्रिया ऊर्ध्वपातन द्वारा संभव होती है। अब मिश्रण को गर्म करने पर जब ऊर्ध्वपातित पदार्थ वाष्पित हो जाते हैं तो इन्हें ठंडा कर पृथक कर लिया जाता है। उदाहरण है कपूर, शुष्क बर्फ, आयोडीन व नैप्थलीन का पृथक्करण होता है। अब है आसवन और निस्तारण यानी भिन्न भिन्न घनत्व वाले पदार्थों द्रव्यों का पृथक्करण करने की विधि किसी मिश्रण को स्थिर अवस्था में पात्र में रखने पर अघुलनशील पदार्थ तली में जम एकत्र हो जाते हैं, इसे अवसादन कहते हैं। ऊपरी द्रव पदार्थ को अलग कर लेना निस्तारण कहलाता है। उदाहरण है तेल व जल के मिश्रण से दोनों को पृथक करना। अब है वर्ण लेखन यानी मिखाइल स्वेट द्वारा खोजी गई इस विधि से भिन्न भिन्न अधिशोषण क्षमता वाले समान विलायक में घुलनशील पदार्थ को पृथक किया जाता है। अब उदाहरण है प्राकृतिक रंगों तथा डाई से वर्णकों का पृथक्करण।
अब निस्यंदन यानी तरल मिश्रण से अघुलनशील पदार्थों ठोस को छानित्र द्वारा छान कर अलग किया जाना। अब उदाहरण है जल का शुद्धिकरण। अब है अपकेंद्रण। जब किसी तरल मिश्रण को तीव्र गति से घुमाया जाए तो प्रभावी अपकेंद्रीय बल के कारण कम घनत्व वाले पदार्थ केंद्र पर तथा अधिक घनत्व वाले पदार्थ परिधि पर एकत्रित हो जाते हैं, वहाँ से इन्हें पृथक कर लिया जाता है। अब है उदाहरण देखते हैं। दूध से मक्खन निकालना रक्त व मूत्र के परिरक्षण से विभिन्न संघटकों का पृथक्करण होता है। अब है एटमोलाइसिस यानी भिन्न भिन्न अणुभार वाले गैसों की विसरण दर भी भिन्न भिन्न होती है। ऐसी गैसों के मिश्रण से गैसों का पृथक्करण इसी विधि द्वारा होता है। अब है आर्थिक आसवन। इसका उपयोग तरल पदार्थों को करीब से क्वथनांक के साथ अलग करने के कारण किया जाता है। इस क्रिया में एक अंश स्तंभ के साथ एक जटिल उपकरण का प्रयोग होता है। इसका उपयोग कच्चे तेल के शोधन में किया जाता है। अब है भाप आसवन। इसका उपयोग इत्र तैयार करने में होता है। यह ताप द्वारा संवेदी पदार्थों एरोमेटिक्स यौगिक को पृथक करने हेतु उपयोग में किया जाता है। ठीक है, अब ये हो गया। अब अगला चैप्टर देखेंगे गैसीय आचरण एवं नियम। गैसीय आचरण एवं नियम अगला वीडियो में देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।